हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 14। तो बेटे ये बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का 14वां वीडियो है और इससे पहले 13 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वांडरवाल्स बल या वांडरवाल्स फोर्सेस। इसे हम वांडरवाल बॉन्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह खड़ा होता है कि सर वांडरवाल बल या वांडरवाल बॉन्ड का मतलब क्या है। देखो मैं बताता हूं आपको क्या मतलब है इसका। आपने नॉर्मली मान लो मैं बात करता हूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन परमाणु, और एक है क्लोरीन का परमाणु यानी क्लोरीन एटम, और दोनों एटम आपस में संयोग करते हैं यानी आपस में जुड़ते हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम जब दोनों आपस में संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, तो इनके बीच एक बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यदि ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, जिन्हें आप कहते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन का होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन का। तो हमें इस बात का पता चल गया कि HCl है और मान लो ये गैसीय अवस्था में है। नीचे लिख दिया मैंने HCl गैस का एक अणु है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो जुड़ गए आपस में। हाइड्रोजन और क्लोरीन किस तरह जुड़े कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हुई और साझेदारी से जो बॉन्ड बना उसे आपने कहा कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। और इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों एटम आपस में जुड़ जाते हैं। पर यदि मैं आपको यूं कहूं कि मेरे पास एक क्षेत्र है, मान लो HCl गैस एक विशेष स्थान पर फैली हुई है, इस तरीके से यहाँ पूरी जगह मान लो HCl गैस है, तो इसका मतलब HCl का एक मॉलिक्यूल, फिर HCl का दूसरा मॉलिक्यूल और फिर HCl का तीसरा मॉलिक्यूल। तो HCl गैस के हजारों, लाखों, करोड़ों मॉलिक्यूल जब HCl गैस किसी स्थान पर मान लो फैल गई है, लीक हो गई है या विसरित हो गई है, तो ये HCl के सारे मॉलिक्यूल ही होंगे और गैसीय अवस्था में होंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये बात तो ठीक है कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन के दोनों एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़ गए हैं। यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ भी। पर सवाल ये खड़ा होता है जब इस निश्चित क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में यदि HCl गैस है, फैली हुई है, और वो इस क्षेत्र में हम बता रहे कि HCl गैस का जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, बाकी बाहर की तरफ HCl गैस कम है। तो ये HCl के अणु आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं कि ये एक निश्चित स्थान पर ही फैले हुए हैं, या फिर जब फैलते हैं तो इनके फैलने पर ऐसा नहीं होता है कि एक HCl का मॉलिक्यूल तो चला गया दिल्ली और एक HCl का मॉलिक्यूल चला गया मुंबई। इस तरह इतना दूर दूर मॉलिक्यूल नहीं होते। जब भी गैस फैलती है तो एक निश्चित क्षेत्र में ही तो फैलती है। ये बात तो आपके समझ में आती होगी। तो HCl गैस जहां भी कहीं है वहां हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये बात तो पक्की है। पर सवाल यह खड़ा होता है कि सर HCl के बहुत सारे जो मॉलिक्यूल है, अणु है, क्या उनके बीच भी कोई अट्रैक्शन है?
यानी इस पहले मॉलिक्यूल और इस दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में यहाँ कोई आकर्षण बल लगता है क्या, जो इन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखता है। और HCl गैस की सघनता या डेंसिटी एक ही स्थान पर जहां वो बिखरती है वहां बहुत ज्यादा होती है। इसका कारण यही है कि HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल, जहां भी कहीं HCl गैस बिखरी हुई होगी वहां HCl गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए कोई ना कोई फोर्स जरूर काम करता है, और उस फोर्स को हम कहेंगे वंडरवाल फोर्स। अब क्या सर HCl में ही काम करेगा ये? नहीं, HCl के अलावा भी बहुत सारी जगह ये हैं, ऐसी जगहें हैं जहां वंडरवाल फोर्स काम करता है। हमें इस बात का तो समझ में आ गया, एक बात तो हमने अब तक पढ़ ली। हमने ये पढ़ लिया कि यदि कोई हमारे पास, मान लो कोई धातु का परमाणु है, यानी मेटल एटम है, हमारे पास एक धातु का परमाणु है और एक परमाणु है अधातु का, यानी नॉन मेटल का एटम। हमें यह बात अब समझ में आ चुकी है कि जब धातु और अधातु के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हिंदी में हम आयनिक बंध ही कहते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आप इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो, ठीक है, या हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को विद्युत संयोजक बंध। ये बात हमारी समझ में आई हुई है। पर यदि हम कहें कि हमारे पास एक अधातु परमाणु है, यानी नॉन मेटल का कोई एटम है अधातु परमाणु, और दूसरा भी कोई अधातु परमाणु है, तो जब दो अधातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं, यानी दो नॉन मेटल के एटम आपस में संयोग करते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, उनके बीच में होता है इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। और यदि वो शेयरिंग 50-50% है, यानी शेयरिंग के आधे इलेक्ट्रॉन पहले एटम ने दिए और आधे इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे एटम ने, ठीक है, तो इस तरह बराबर की जो शेयरिंग होती है उससे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि ऊपर हमने HCl का एग्जांपल लिया है, तो HCl के एग्जांपल में यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन मेटल हैं, और नॉन मेटल जब भी आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसे हमने कहा है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एकल सह संयोजक बंध। अब देखो अगली बात बताता हूं। मान लो दो अधातु परमाणु ऐसे ही जैसे यहां थे, ये आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, पर इनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो होती है, साझेदारी तो होती है, पर वो साझेदारी है एक तरफा, यानी वन साइडेड पार्टनरशिप, यानी इलेक्ट्रॉन कोई सा एक परमाणु ही दोनों में से लगाएगा साझेदारी में, दूसरा परमाणु कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा साझेदारी में। तो इस तरह की साझेदारी को हम कहते हैं उपसह संयोजकता, और इस तरह जो बंध बनता है उसे कहते हैं उपसह संयोजक बंध, या इंग्लिश में उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमें ये बातें तो पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। सच्चाई तो यह है क्लास 9th में भी हमने इन बातों को पढ़ा था, उसके बाद हमने 11th में पढ़ा था, 12th में भी कई बार आई थी। मतलब धातु और अधातु जब भी आपस में जुड़ेंगे तो इनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यदि दो अधातु परमाणु आपस में जुड़ते हैं और उनमें बराबर की साझेदारी होती है, यानी उनमें इक्वल पार्टनरशिप होती है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है कोवलेंट बॉन्ड। और यदि दो अधातु परमाणु आपस में जुड़ रहे और उनमें वन साइडेड पार्टनरशिप हो रही, यानी पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु दे रहा, तो ऐसी स्थिति में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो हमें ये तो बात पता है कि जब भी दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच या तो आयनिक बॉन्ड बनना है
या तो कोवलेंट बॉन्ड बनना है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है। इन सब के बनने से हमें मिल जाता है मॉलिक्यूल। क्या मिल जाता है? मॉलिक्यूल। पर सवाल यह खड़ा होता है कि सर मॉलिक्यूल कैसे बना, एटम्स कैसे जुड़े, ये बात तो हमें समझ में आती है, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं, उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो मॉलिक्यूल्स को अर्थात अणुओं को जोड़ने के लिए जो बहुत कम समय के लिए बल कार्य करते हैं, उन बल को, उन फोर्सेस को जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, उन बलों को ही हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बल। देखो, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल सिखाया है कि हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है, फिर HCl का दूसरा मॉलिक्यूल है, फिर HCl का तीसरा मॉलिक्यूल है। इस तरीके से HCl के यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, चाहे वे सारे गैसियस स्टेट में हैं और चाहे सारे लिक्विड स्टेट में हैं, तो हमें पता है कि इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए कोई ना कोई फोर्स काम करता है जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है। और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने वाला जो फोर्स होता है उसे हम वंडरवाल फोर्स कहेंगे HCl के केस में। अच्छा, यदि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो आप पक्की बात बताओगे कि सर दो हाइड्रोजन एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो पहले हाइड्रोजन एटम का होगा और एक होगा दूसरे हाइड्रोजन एटम का, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहां ये बन गया क्या? H2 बन गया। मान लो H2 गैस बन गई है, तो हाइड्रोजन H2 गैस का दूसरा मॉलिक्यूल ये है, H2 गैस का तीसरा मॉलिक्यूल ये है। इस तरह हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल, यदि हाइड्रोजन गैस कहीं इकट्ठी है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे उसके, तो उन मॉलिक्यूल्स को भी तो जोड़ने वाला कोई ना कोई बॉन्ड होगा। यहाँ बीच में कोई ऐसा बॉन्ड होगा जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस इकट्ठी रहती है। और इस अट्रैक्शन को, जो शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम समय के लिए काम करता है और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ता है, इसे ही हम वंडरवाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स। अब यदि मैं बात करूं, चलो ये तो मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया हमने, यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में मान लो हीलियम है, और मैंने एक कमरे में या फिर खुली जगह में हीलियम का सिलेंडर जैसे ही खोल दिया, तो हीलियम का एटम ये है और ये भी हीलियम का एटम है। बहुत सारे हीलियम के एटम वहां उपस्थित होंगे, और यदि गैस को आपने सिलेंडर में से निकाल दिया तो ऐसा तो होने का नहीं कि एक हीलियम का एटम पूरब दिशा में गया बहुत दूर तक और एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में, ऐसा तो नहीं होने का। गैस जाएगी, मान लो फैल भी रही, पर हीलियम के मॉलिक्यूल्स, सॉरी मॉलिक्यूल कह सकते हैं हम, सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, हीलियम के ये सारे परमाणु नजर आ रहे हैं आपको। पर जो अक्रिय गैस होती है ना, इनर्ट गैस, इन इनर्ट गैस को आप एटम भी कह सकते हो और मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी इनर्ट गैस है उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो सैचुरेट है, संतृप्त है, पूरे भरे हुए हैं, और जब उनकी बाहरी कक्षाएं पूरी भरी हुई हैं तो उन्हें तो किसी के साथ ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने की आवश्यकता, यानी किसी के साथ ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, ना ही किसी के साथ उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करना है, साझेदारी करनी है। उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो पहले ही फुल्ली फिल्ड है, पूरे भरे हुए हैं। तो इसलिए आप जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं उनके जो एटम्स होते हैं, एटम्स, उन्हें आप एटम्स तो कह ही सकते हो, पर एटम्स कहने के साथ साथ आप उन्हें सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, यानी एक परमाणु अणु, ऐसे अणु जिनमें केवल एक परमाणु होता है। हमने आज तक ये तो सुना है कि जब परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनता है, पर जो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, इनकी खासियत यह है कि इनका एक एक परमाणु, एक एक अणु है। तो जब भी तो मैं बोल रहा कि आप हीलियम एटम कह दो या हीलियम मॉलिक्यूल कह दो, एक ही बात है।
तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर जैसे मान लो पहला हीलियम एटम है या मॉलिक्यूल है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन में ही इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट सैचुरेट हो जाता है क्योंकि इसके पास केवल एक ऑर्बिट है, एक ही कक्षा है। इसी तरीके से इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट सैचुरेट है। इनकी सबकी बाहरी कक्षाएं संतृप्त हैं और जब बाहरी कक्षाएं इनकी संतृप्त हैं तो अब जब हीलियम गैस आप कहीं भी छोड़ोगे तो सारे मॉलिक्यूल, सारे एटम क्यों इकट्ठे होंगे? क्योंकि इन्हें जोड़ने वाला कोई ना कोई अट्रैक्शन है बीच में, इन्हें आपस में मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को जोड़ने वाला कोई ना कोई आकर्षण बल है, जो भले ही अल्पजीवी हो, कम समय के लिए लगता हो, शॉर्ट लिव्ड हो, कभी लगता हो कभी ना लगता हो। पर सवाल ये है कि सर ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्यों जुड़े रहते हैं, एटम्स क्यों जुड़े रहते हैं? इस बात का तो हमें पता चल गया कि परमाणु क्यों जुड़े रहते हैं। परमाणु को जुड़ने के तो 3 कारण हैं, वैसे तो बहुत सारे कारण हैं पर अभी हम बात करेंगे 3 कारण हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा, या तो बराबर की साझेदारी हो रही होगी, या तो वन साइडेड साझेदारी हो रही होगी। तो तीनों स्थितियों में जब एटम आपस में जुड़ते हैं तो या तो आयनिक बॉन्ड बनता है, या कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या कोऑर्डिनेट। पर जब एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल क्यों जुड़ते हैं आपस में? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए भी एक फोर्स काम करता है जो शॉर्ट लिव्ड है और उस फोर्स को हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्ड। ठीक है, वंडरवाल साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया था। अब देखो जरा क्या लिख के आना है आपको, वंडरवाल्स बल या वंडरवाल्स फोर्सेस वे शॉर्ट लिव्ड का मतलब बहुत कम समय तक लगने वाले, अल्प जीवित रहने वाले, वे शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे कहते हैं जो स्थिर आवेश के बीच लगता है। ठीक है, यानी जब दो चार्ज हैं प्लस माइनस वाले और दोनों रेस्ट में हैं यानी रुके हुए हैं, विराम अवस्था में हैं और उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो उस समय उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, आकर्षण लगता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वे शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सभी प्रकार के एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस को पास पास लाए जाने पर बनते हैं। यानी जब बहुत सारे एटम्स पास पास आएंगे, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और जब बहुत सारे आयंस पास पास आएंगे तो उनके बीच लगेगा उस समय ये बल, वंडरवाल्स फोर्स कहलाते हैं। समझ में आई बात? मतलब कहने की बात यह है कि मान लो आपके पास कुछ एटम्स हैं, जैसे हमने इनर्ट गैस के, अक्रिय गैस के एटम्स लिए, हीलियम के बहुत सारे, वे जब पास पास आते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब पास पास आते हैं, जैसे हमने मॉलिक्यूल में हीलियम का भी कह सकते हो आप, जैसे HCl का एग्जांपल लिया, तो वे जब पास पास आते हैं या आयंस पास पास आते हैं, आयंस के एग्जांपल भी मैं अभी समझाऊंगा आपको, तो पास पास आने पर उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अर्थात स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, उसे ही हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। अगली बात देखो क्या है, वंडरवाल्स फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सच्चाई तो यह है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना आपको किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां एक बात बताई गई कि वंडरवाल फोर्सेस जो हैं वे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करते हैं। भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तो डिपेंड करेगा आयनिक बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तो डिपेंड करेगा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन ही तो होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि ये तीनों केमिकल बॉन्ड है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है।
यदि दो एटम आपस में जुड़ रहे हैं और उनके बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। यदि उनके बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है बराबर की तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और यदि वन साइडेड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये बात पक्की है। तो जब बॉन्डिंग प्रोसेस में, ध्यान से सुनना, जब बंध बनने की प्रक्रिया में, जब बॉन्डिंग प्रोसेस में या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता हो और या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती हो, चाहे वो 50-50% शेयरिंग हो अर्थात इक्वल शेयरिंग हो, और चाहे वो वन साइडेड शेयरिंग हो, तो जब इलेक्ट्रॉन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है ना बॉन्डिंग प्रोसेस में बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, सॉरी टू एटम्स, तो इस तरह बनने वाला बॉन्ड कहलाता है केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड का नाम का आप प्रयोग केवल तब करोगे जब इलेक्ट्रॉन का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, यानी सक्रिय भागीदारी होगी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू एटम्स, दो परमाणुओं के बीच, या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा हो या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और एक्चुअली केमिकल बॉन्ड तीन तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड, जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हो या विद्युत संयोजक बंध भी कहते हो। नंबर 2 कोवलेंट बॉन्ड, जिसे आप सह संयोजक बंध कहते हो। और नंबर 3 उप सह संयोजक बंध, जिसे आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पर यहां एक लाइन हम पढ़ रहे, यहां लिखा हुआ है वंडरवाल्स फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करते हैं। वंडरवाल फोर्स तो डिपेंड करने के ही नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर तो डिपेंड करती है वैलेंसी संयोजकता। भाई किसी के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, ना कि साथ लेगा और ना कि साझेदारी करेगा। ठीक है, तो ये बातें तो सिर्फ आप कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में देखते हो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ वंडरवाल फोर्स या वंडरवाल बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई सक्रिय भागीदारी नहीं होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यह बात आपको लिख के आनी है कि वंडरवाल्स फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, जब इनर्ट गैसेस के एटम्स पास पास आते हैं तो उनके बीच भी वंडरवाल फोर्स कार्य करते हैं। अभी मैंने आपको हीलियम के एग्जांपल में इनर्ट गैस ली थी, तो इनर्ट गैस के जब एटम्स को, इनर्ट गैस के एटम्स को आप इनर्ट गैस के मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। अभी बताई मैंने बात थोड़ी देर पहले, इनर्ट गैस के एटम्स जब भी पास पास आते हैं तो उन्हें भी आपस में पकड़ के रखने का काम जो फोर्स करता है वो भी वंडरवाल फोर्स ही करता है। ठीक है, अच्छा ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट मैं आपको बताता हूं इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो भी आपको इन पॉइंट्स को इसी तरह लिख कर आना है एग्जाम में। देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम क्या है। यदि कोई भी आपका पदार्थ यानी मॉलिक्यूल्स हैं वे सॉलिड स्टेट में हैं तो उनके बीच वंडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। लिक्विड स्टेट में यदि सब्सटेंस है तो वहां वंडरवाल फोर्स कम लगेगा, और सबसे कम वंडरवाल फोर्स लगता है गैसियस स्टेट के बीच। यानी यदि आपके सारे मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वंडरवाल फोर्स लगता है वो सबसे कम लगता है। कम का मतलब यहाँ दो मतलब है, कम और ज्यादा के। जैसे हमने कहा कि सॉलिड स्टेट में वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगता है, इसका मतलब पता क्या है, सॉलिड स्टेट में जब भी कोई होगा, मॉलिक्यूल्स मान लो बहुत सारे सॉलिड स्टेट में हैं, तो उनके बीच में ज्यादा वंडरवाल फोर्सेस काम करेंगे। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में और ज्यादा प्रबल भी होंगे। तो यहां सॉलिड सबसे ज्यादा वंडरवाल फोर्स दिखाता है, तो इसका मतलब यहां संख्या भी है और स्ट्रॉन्गनेस भी है, मजबूती भी है। तो सॉलिड में वंडरवाल फोर्स सबसे ज्यादा होते हैं, संख्या में भी और मजबूती में भी ज्यादा होते हैं, और लिक्विड स्टेट में कम और गैसियस स्टेट में कम। क्योंकि ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताओ सॉलिड, लिक्विड और गैस,
इन तीनों स्टेट में वंडरवाल फोर्स कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा बनते हैं, कौन सी अवस्था में? तो सबसे ज्यादा बनते हैं सॉलिड स्टेट में। और यदि उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स कौन सी स्टेट में बनते हैं, कौन सी अवस्था में बनते हैं, तो भी आपको बताना है सॉलिड में। तो दो बातें हैं यहाँ। अब आते हैं हम काम की बात पर। आपको पता चल गया कि वंडरवाल फोर्स क्या है। आपको ये पता चला कि जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं या आयंस हैं, जब वे पास पास आते हैं तो उन्हें आपस में पकड़ के रखने का काम जो फोर्स करता है, या उनके बीच में जो शॉर्ट लिव्ड फोर्स उस समय काम करता है जब वे पास पास आ जाते हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, जब वे पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में जो शॉर्ट लिव्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसे हम कहते हैं वंडरवाल फोर्स। अब हम नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं अपना। हमारा हेडिंग है टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्स, और यहां लिखा हुआ है 3 टाइप्स। जो वंडरवाल फोर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। उसमें जो पहला फोर्स है उसे देखो ध्यान से, द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के बल या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। एक एग्जांपल देखते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, ध्यान से देखना जरा। मान लो मेरे पास एक डाइपोल है, जैसे HCl है। ये HCl एक डाइपोल है, आपको सबको पता है, क्योंकि इसके ऊपर तो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ को स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होंगे, थोड़े से सरके हुए होंगे क्लोरीन की तरफ, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। पता है ना इस बात का? और HCl एक और है मेरे पास। मान लो HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ होगा डेल नेगेटिव। तो HCl के यदि आपके पास मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन इधर को सरके हुए होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये सारे HCl के मॉलिक्यूल क्या हैं? यानी इनका जो मैग्नेटिक करेक्टर है वो क्या है? आप कहोगे कि सर ये भी पोलर है और ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी मान सकता हूं। मैं मान सकता हूं कि मैंने HCl को ऐसे बना दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज, और एक HCl का मॉलिक्यूल ऐसे बना दिया, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आप इसे भी बना सकते हो HCl को, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव। तो बताओ ये डाइपोल नहीं है क्या? ये डाइपोल तो है, ये बात तो पक्की है, ये डाइपोल है। और ये भी क्या है? ये भी डाइपोल है। और ये क्या है? ये भी डाइपोल है। तो होगा क्या कि आप यहां देख लो ध्यान से, एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि इस पहले वाले डाइपोल का ये वाला सिरा क्या है? नेगेटिव, और दूसरे डाइपोल का ये वाला सिरा पॉजिटिव है। तो मुझे यूं बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में यहाँ एक अट्रैक्शन काम करेगा या नहीं करेगा? ये दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे या नहीं खींच लेंगे? आकर्षण तो लगेगा, और यहाँ भी आकर्षण लगेगा। तो जब दो परमानेंट डाइपोल, डाइपोल का मतलब जब परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आते हैं, तो उनके जो अपोजिट चार्ज वाले फेस हैं उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है एक, और उस अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे यहां मैंने एक एग्जांपल HCl का लेके 2 डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसे समझाया। ठीक है, समझ में आई बात? चलो अगली बात कर रहे हैं हम। हमें पता चल गया द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के बल या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं। इस चीज को बिल्कुल भी भूल मत जाना कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ए टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स 3 तरह के होते हैं, उनमें से पहला वंडरवाल फोर्स हम पढ़ रहे हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। देखो ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, प्लस माइनस प्लस माइनस। डाइपोल तो आपको पता है, डाइपोल कहते हैं कि जब कोई भी ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल या एटम या फिर कोई भी आयन ऐसा हो जिसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज हो और एक सिरे पर नेगेटिव। इसी तरह इसका यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये भी अपने आप में एक डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा ना यहाँ, उस अट्रैक्शन को हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
या द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार का बल। बताओ समझ में आ रही क्या बात आपके? इसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन। जब दो या दो से अधिक डाइपोल एक दूसरे के पास पास आते हैं तो उनके अपोजिट चार्ज वाले सिरों के बीच जो अट्रैक्शन लगता है उसे ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल HF में भी लगेगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, HCl में भी लगेगा, HCl का एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको समझाया ही है, H2O में भी लगेगा और NH3 में भी। अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत, चलो मैं बताता हूँ, उस कंफ्यूजन को भी दूर करता हूँ। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने HF, H2O और NH3 इन तीनों को तो हमें पढ़ा रखा है पहले से ही, और आपने बता रखा है कि HF, H2O और NH3 इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। इनमें कौन से बॉन्ड बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहां आप कह रहे हैं कि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यानी वंडरवाल फोर्स लगेगा। तो बेटे वंडरवाल फोर्स में तीन टाइप हम पढ़ेंगे। पहला टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को जब आप डीपली स्टडी करोगे इसे और भी ज्यादा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ही एक प्रकार आता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल बलों का एक प्रकार होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ही एक प्रकार होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मैं आपको फिर भी बताता हूं कि आप एक चीज ध्यान रख सकते हो कि ये सारे एग्जाम्पल हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के हमने लिख रखे। इसमें से HF, H2O और NH3 ये कुछ स्पेशल तरह के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन के साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसलिए ये HF और H2 और NH3 ये तीनों जो डाइपोल बनेंगे ना, इनका डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा होगा, और डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा है, चार्ज उतना ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है। तो इन तीनों में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, और है तो HCl में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही, HCl में भी, पर HCl में थोड़ा कम है। यहाँ हमारा फोकस रहेगा कि हमारी समझ में आ जाए कि द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के बल या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है। जब दो परमानेंट डाइपोल एक दूसरे के सामने आते हैं तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पहले तरह का वंडरवाल फोर्स हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे तरह का जो वंडरवाल फोर्स होता है उसका नाम होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल को चलो मैं समझा रहा हूं आपको। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, हमारे पास एक परमानेंट डाइपोल है, ये परमानेंट डाइपोल है, इसके सिरे हैं प्लस माइनस वाले, ठीक है, या माइनस प्लस कह दो, चलो ये हमारे पास एक ही बात है, किसी भी तरीके से सीख सकते हो। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो परमानेंट डाइपोल है, ठीक है, और इसके सामने एक दूसरा मॉलिक्यूल है या एटम है जो डाइपोल नहीं है। बीच में तो इसका न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और चारों तरफ इसके हैं इलेक्ट्रॉन फैले हुए इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन तो कक्षाओं में घूम रहे होंगे ना, ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे होंगे। तो मान लो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही कि ये पहले वाला तो हमारा परमानेंट डाइपोल है और दूसरा है नॉन पोलर। ये पोलर नहीं है, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसे हमने कहा नॉन पोलर है, मॉलिक्यूल कह दो या एटम। और ये पहले वाला क्या है, हमारा डाइपोल है। अब समझना पड़ेगा ध्यान से। तो होता क्या है, आप इस बात को देख रहे होंगे कि इसका जो ये वाला सिरा है ना डाइपोल का, ये पॉजिटिव है और इसके सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला सिरा इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो स्थिति ये बनेगी कि जो परमानेंट डाइपोल था वो तो रहेगा एज इट इज, ज्यों का त्यों, ये तो ज्यों का त्यों है।
पर ये जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसने अपनी तरफ खींच लिया। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर को खींच जाएंगे ना सारे, ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर खींच गए इसकी तरफ, ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला सिरा नेगेटिव बन जाएगा और न्यूक्लियस वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पहले परमानेंट डाइपोल ने दूसरे वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। और जब डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया तो प्लस और माइनस इनके बीच तो फिर अट्रैक्शन लगेगा ही, आकर्षण लगेगा ही, और इस आकर्षण को ही हम कहते हैं कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच जो अट्रैक्शन लग रहा है, एक इस तरह का वांडरवाल फोर्स होता है। ठीक है, इस तरह का भी क्या होता है, वांडरवाल फोर्स। अब देखो, यहां देख लो, हमारा हेडिंग है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। द्विध्रुव ने दूसरे को द्विध्रुव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, प्रेरित द्विध्रुव का क्या मतलब है, यहां आप डैश लगा सकते हो। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब क्या है, प्रेरित द्विध्रुव का मतलब जो दूसरों से प्रेरित हुआ हो। प्रेरित का मतलब इंस्पायर हुआ हो। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा अपने साथ वाले बच्चे को भी पढ़ने की आदत डाल देता है, तो इसे कहते हैं कि भाई वो जो बच्चा पढ़ता नहीं था वो प्रेरित हुआ है उस पढ़ने वाले बच्चे से। या फिर एक शैतान बच्चा अपने साथ रहने वाले सीधे बच्चे को भी शैतान बना देता है। ये बातें आप समझते होंगे। तो जब दूसरे के प्रभाव में आकर कोई बदलता है ना, तो उसे कहते हैं कि ये प्रेरित हुआ है। जैसे कुछ बच्चे अपने बड़ों से प्रेरित होते हैं, अपने पापा से या अपने दादाजी से या मम्मी से, या कोई भी घर पे बड़ा हो, बड़े भाई बहनों से, या अपने टीचर्स को देख के क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। प्रेरित माने इंस्पायर होते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। तो इससे कहते हैं कि शकल बदलना, अपनी दूसरों को देखकर अपने आप को चेंज कर लेना। तो ये तो था परमानेंट डाइपोल, और ये दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास। पर इस परमानेंट डाइपोल ने उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के उसे भी किस में बदल दिया, डाइपोल में बदल दिया। देखो, पर ये तो परमानेंट डाइपोल है, जो पहले भी डाइपोल था और अब भी डाइपोल है। पर ये दूसरा क्या पहले डाइपोल था, ये तो इसकी देखा देखी बदला। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित द्विध्रुव है ये, जो उससे प्रेरित होकर डाइपोल में कन्वर्ट हुआ। तो यहां हमें समझ में आती है एक बात, जब एक डाइपोल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास आता है तो उसे भी डाइपोल में कन्वर्ट कर देता है। अब दोनों डाइपोल के बीच जो अट्रैक्शन लगता है उसे ही डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। एग्जांपल HCl व I2 के बीच अट्रैक्शन। HCl तो आपको पता है, समझ में आ रहा होगा। HCl को तो बेटे आपको पता है कि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है। तो HCl तो पहले से ही एक डाइपोल है। पर क्या I2 डाइपोल है? I2 I सिंगल बॉन्ड I, बताओ डाइपोल है क्या? आप कहोगे नहीं सर ये तो डाइपोल नहीं है, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों तरफ जो एटम अटैच है वे आइडेंटिकल एटम है, यानी एक ही एलिमेंट के एटम है। तो बीच वाली लाइन पर ही रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा बीच में। और जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में रहता है तो कोई डाइपोल थोड़ा ही बना, वो I2 तो नहीं बना डाइपोल। तो पर HCl इसे I2 को डाइपोल में कन्वर्ट कर देता है, इंड्यूस्ड डाइपोल बनता है फिर I2, और फिर उनके बीच लगता है अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को हम कहेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल या डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो दूसरे तरह का वंडरवाल फोर्स ये होता है। अब आते हैं तीसरे प्रकार के, थर्ड टाइप। तीसरा प्रकार होता है प्रेरित द्विध्रुव बल, यानी इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो, दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर। मान लो बीच में न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा कि जब ये लगातार गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे लगातार, तो घूमते रहने से क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ समय के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं
और न्यूक्लियस चला जाता है एक तरफ। तो ये वाला सिरा तो बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। तो डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जब किस्मत में कुछ है तो वो मिल ही जाता है, संयोगवश। तो संयोगवश हो जाता है ऐसा कि न्यूक्लियस एक तरफ और इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ, तो हमारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो डाइपोल में कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण। और जब ये डाइपोल में कन्वर्ट हो गया ना तो इसे तो चैन से रहने ही नहीं देने का ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की हालत भी ऐसी करेगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को खींच लेंगे अपनी तरफ। तो स्थिति यह है कि ये तो हमारा ओरिजिनल डाइपोल है जो शुरू में नॉन पोलर था, फिर डाइपोल में कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रॉन के कारण, वो वाला है ये पहले वाला ओरिजिनल डाइपोल। पर इसने इस दूसरे को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइपोल में। तो ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अपने आप जो पहले भी डाइपोल नहीं था वो पहले तो खुद डाइपोल में कन्वर्ट हुआ और फिर उसने दूसरे को भी डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं इसे प्रेरित द्विध्रुव। वो अपने आप भी द्विध्रुव बना, प्रेरित द्विध्रुव, और दूसरे को भी प्रेरित करके द्विध्रुव बना दिया बल। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। देखो क्या लिखना है, ये चित्र तो जो मैं समझा रहा हूं बनाने हैं आपको बिल्कुल एग्जाम में। इस प्रकार का बल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। नॉन पोलर जैसे H2 एग्जाम्पल दिया था कि हाइड्रोजन के परमाणु कैसे जुड़ेंगे ये तो हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड से, पर हाइड्रोजन के बहुत सारे अणु यानी मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे जुड़ेंगे। तो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं वंडरवाल फोर्स से, और वो वंडरवाल फोर्स होता है इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। H2, N2, O2, Cl2 एक्सेट्रा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण वह डाइपोल में बदल जाता है। और बेटे इनर्ट गैस भी यहां मुझे लिखना चाहिए था एग्जांपल, आप लिख सकते हो इनर्ट गैस भी, यहां अक्रिय गैस भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो यहां है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण वह डाइपोल में बदल जाता है। ठीक है, मोशन माने गति। अब यह डाइपोल अपने पास वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी डाइपोल में बदल देता है, पास वाले को भी नहीं छोड़ देगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इन दोनों डाइपोल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे ही इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। अब बताओ समझ में आई क्या बात आपके? आपने क्या समझ लिया? आपने समझ लिया कि वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, फिर आपने पढ़ा वंडरवाल फोर्स होते हैं तीन तरह के। ठीक है, एक तो होते हैं डाइपोल इंटरेक्शन, एक आपने पढ़ा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और एक आपने पढ़ा इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तीन तरह के आपने इंटरेक्शन पढ़े और तीनों ही वंडरवाल फोर्स के टाइप हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह करके आना है। चलो देखते हैं और क्या लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स को कौन कौन से फैक्टर माने कारक प्रभावित करते हैं, तो इसे ध्यान से समझ लेना आप कि कौन कौन से कारक हैं जो वंडरवाल फोर्स को प्रभावित करते हैं। उसमें पहला कारक है वंडरवाल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देखो 1 टेम्परेचर लिख रखा, इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो 1 टेम्परेचर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते थे 1 टेम्परेचर, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, टेम्परेचर की पूरी स्पेलिंग लिख दो, एक ही बात है। तो यहां हमें एक बात पता चलती है, हमें ये बात पता चलती है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। 1 के अपॉन में आ गया, तो वंडरवाल फोर्स और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यदि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्स संख्या में भी कम बनेंगे और कमजोर भी होंगे। यहां दोनों बातें ध्यान रखनी है, एक तो ध्यान रखनी है संख्या और एक ध्यान रखनी है स्ट्रॉन्गनेस, मजबूती। तो यहां लिखा हुआ है वंडरवाल फोर्सेस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं टेम्परेचर के। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही वंडरवाल फोर्स संख्या में भी कम होंगे, मजबूती में भी कम होंगे। तो टेम्परेचर कम तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा, संख्या में भी ज्यादा, मजबूती में भी ज्यादा। और टेम्परेचर ज्यादा तो वंडरवाल फोर्स कम, संख्या में भी कम और मजबूती में भी कम। बताओ समझ में आ रही है बात? पहला फैक्टर समझ में आ गया। पहला कारक क्या है? पहला कारक टेम्परेचर। दूसरा है वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा दाब आप लगाओगे, वायुमंडलीय दाब जितना लगेगा उतना ही वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेंगे, संख्या में भी और मजबूती में भी। ठीक है, उसके बाद यहां आ जाओ, वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी एटम है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं कर रहे। यहां सुन लियो ध्यान से जरा, कभी सोचो जी अभी तो कह रहे थे कि वंडरवाल फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और अब आप कह रहे हैं कि वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां जब आपकी मर्जी है, जब आप कुछ भी कह दो, अपनी चित और अपनी पट, तो ये बात नहीं है। वहां हमने कहा था कि वंडरवाल फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ये निर्भर नहीं करते, पर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे तो डिपेंड करेंगे। वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वे जब इलेक्ट्रॉन एक तरफ आएंगे तो वो जो डाइपोल बनेगा उसके ऊपर कम नेगेटिव और कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना किसी एटम में, उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। पर यदि इसका अपोजिट हो जाए, मान लो कोई एटम या मॉलिक्यूल ऐसा है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, तो वे इलेक्ट्रॉन जब एक तरफ आएंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस दूसरी तरफ चला जाएगा, जिससे एक ऐसा डाइपोल डेवलप होगा जिसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। और जितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अमाउंट में ज्यादा होगा, उतना ही उनके बीच में अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा और इस अट्रैक्शन की संख्या बढ़ने के भी चांस ज्यादा होंगे। तो तीसरा पॉइंट हमें साफ कह रहा कि वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उतना ही मजबूत डाइपोल, और डाइपोल जितना मजबूत उतना ही वंडरवाल फोर्सेस लगने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और स्ट्रॉन्गनेस भी ज्यादा होगी, ज्यादा मजबूती से वे एक दूसरे को पकड़ेंगे डाइपोल। ठीक है, चौथा पॉइंट है वंडरवाल फोर्सेस। चौथा पॉइंट देखो क्या है, वंडरवाल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज का मतलब जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है, जो आपस में जुड़ते हैं वंडरवाल फोर्स से, उनके साइज जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना ही जबरदस्त उनमें वंडरवाल फोर्स लगेगा। देखो इनडायरेक्ट वे में इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा ना, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उस मॉलिक्यूल या एटम के अंदर, और जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी उतना ही बढ़िया यानी हाई चार्ज वाला, उच्च आवेश वाला उतना ही डाइपोल बनेगा। और डाइपोल जितना ही ज्यादा आवेश वाला बनेगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन उन सारे डाइपोल्स के बीच में लगेगा। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वंडरवाल बलों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो 4 कारक ये लिख के आने आपको। और यदि आपको इन्हें समझाना तो जो मैं समझा रहा हूं उसे लिख भी सकते हो, पर यदि ये 4 बातें इस तरह लिख दी ना तो पूरे नंबर हैं आपके। वंडरवाल फोर्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ताप ज्यादा तो वंडरवाल बल कम, ताप कम तो वंडरवाल बल ज्यादा। दूसरा, वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वायुमंडलीय दाब ज्यादा तो वंडरवाल फोर्स भी ज्यादा। तीसरा, WVWF is directly proportional to the number of electrons। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में या अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा संख्या में और प्रबलता से वंडरवाल बल काम करेगा। चौथा, वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर साइज।
मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा या एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा संख्या में और मजबूती में वंडरवाल फोर्स बनेंगे, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है ना। बस आज इतना ही पढ़ेंगे हम, कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगा एक। ठीक है, आज तो इतना हमने वंडरवाल फोर्स पढ़ लिया। वंडरवाल फोर्स पढ़ने के बाद कल मैं आपको वो पढ़ाऊंगा लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा जिसे आप कहते हो। ठीक है, जालक ऊर्जा नाम आया आयनिक क्रिस्टल जालक से। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड्स की खासियत ये होती है कि उनके आयंस आपस में जुड़े रहते हैं बहुत सारे, और आयंस जुड़कर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, 3D स्ट्रक्चर, त्रिविमीय जो संरचना बनाते हैं, उस त्रिविमीय संरचना को, 3D स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक। उससे संबंधित है जालक ऊर्जा, यानी आयनिक सॉलिड से। ठीक है, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।